Hello, good morning, all of you. Before starting the video, I would like to tell you that people who are new on the channel, subscribe to my YouTube channel, Gunjan Sharma Biology Foundation, and if you like the video, then share and like it, so that each and every student gets a benefit during corona-related pandemic situations. Do not forget the press the bell icon to get the information of the video uploaded by me immediately. After watching the video, please write your feedback in the comment section. Now let's start today's video, which is related to 7th chapter of 10th class, Control and Coordination. Hope you like the video. Control. Control is the power of restraint and regulation by which something can be started, slow down or stopped. कंट्रोल एक ऐसी मैकेनिज्म और एक ऐसा पावर है जिसकी वजह से किसी भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को स्टार्ट किया जा सकता है, स्लो डाउन किया जा सकता है या स्टॉप किया जा सकता है. कोऑर्डिनेशन इज ऑर्डरली और हार्मोनियस वर्किंग ऑफ डिफरेंट बट इंटररिलेटेड पार्ट्स. हमारी बॉडी के जितने भी डिफरेंट पार्ट्स हैं, जो इंटररिलेटेड पार्ट्स हैं, वो एक ही ऑर्डर में एक साथ होकर हार्मोनियस फॉर्म में जो वर्क करते हैं ताकि परफॉर्म मोर एक्टिविटीज स्मूथली, ताकि एक या एक से ज़्यादा फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को वो स्मूथली क्या कर पाएँ, परफॉर्म कर पाएँ. फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग इंजेशन, जैसे ही हमने किसी फूड को इंजेस्ट किया, अंदर की तरफ लिया, तो फर्स्टली आइज़ क्या करती हैं, लोकेट द फूड, वो फूड को देखती हैं. नोज रजिस्टर इट्स स्मेल, नोज क्या करते हैं, इसकी स्मेल को रजिस्टर करते हैं. हैंड्स पिक अप द फूड, हैंड्स फूड को पिकअप करते हैं एंड टेक इट इनटू द माउथ, और लेकर जाते हैं माउथ तक. माउथ ओपन्स टू रिसीव द फूड एंड जॉ मसल टेक पार्ट इन इट्स मास्टिकेशन. जो माउथ है वो फूड को रिसीव करता है और माउथ में जो जॉज होते हैं, अपर जॉज और लोअर जॉज, उनकी जो मसल्स होती हैं वो मास्टिकेशन में हेल्प करती हैं. और डू मीन में मास्टिकेशन, मास्टिकेशन का मीन होता है फूड के जो कॉम्प्लेक्स पार्ट्स हैं उनको स्मॉल पार्ट्स में कन्वर्ट करना. इट मीन फूड को चबाना. सलाइवा मोइस्चन्स इट एंड स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. हमारी बॉडी के अंदर जो माउथ या बकल कैविटी है उसके अंदर 3 पेयर सैलिवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, जिसको हमने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस किया है. तो ये 3 पेयर जो सैलिवरी ग्लैंड्स हैं ये मिलकर सिक्रेशन निकालती हैं और उनका सिक्रेशन कहलाता है सैलिवा, जिसका मेन फंक्शन होता है फूड को मॉइस्चन करना. While tongue perceives the taste and moves the food first below the teeth and later pushes it into pharynx in the form of bolus. तो जो टंग है वो उसके ऊपर पाई जाने वाली टेस्ट बर्ड्स के थ्रू हमें फूड का टेस्ट पता लगता है, और टंग के माध्यम से ही सबसे पहले फूड को टीथ के थ्रू मास्टिकेट करवाया जाता है, टीथ की तरफ भेजा जाता है और फाइनली उसको पुश किया जाता है फेरिंग्स की तरफ. और ये जो फेरिंग्स की तरफ फूड जाता है वो किस फॉर्म में जाता है, वो बॉलस के फॉर्म में जाता है. प्रीवियस चैप्टर में मैंने आपको बताया था जब डाइजेस्टेड फूड माउथ में होता है तो उसको कहते हैं बाउलस, जब वो स्टमक में होता है तो उसको कहते हैं काइन, और जब वो लोअर या स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है तब उसको कहते हैं काइल. Therefore, multicellular organisms have specialized system to tissues and organs that provide control and coordination of functions. तो इसीलिए हमारे जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा टिश्यूज़ और सेल्स और ऑर्गन्स हैं जो सब मिलकर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का फंक्शन करते हैं. इन एनिमल्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर परफॉर्म बाय नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यू. हमारी जो एनिमल बॉडी है उसके अंदर मेनली एक तो नर्वस टिश्यू और एक मस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं. ये दोनों टिश्यू मिलकर एनिमल के अंदर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का वर्क करते हैं. बोथ आर एब्सेंट इन प्लांट्स. और अगर हम बात करें, कंपेयर करें प्लांट्स के साथ में, तो प्लांट्स में ना ही तो नर्वस सिस्टम होता है ना ही मस्कुलर सिस्टम होता है. अ हार्मोनल कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल हाउएवर अकर्स इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल. फिर भी प्लांट्स के अंदर भी कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की प्रोसेस करवानी होती है, तो वहाँ पर जो अपना मेन रोल प्ले करते हैं वो होते हैं हार्मोनल एक्टिविटीज़, या हम कह सकते हैं कि हार्मोन जो होते हैं या एंडोक्राइन जो सिस्टम होता है वो वहाँ पर प्लांट्स के अंदर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का वर्क करता है. तो प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर जो एक फॉर्म मिक्स में वर्क कर रही है वो है हार्मोनल कंट्रोल. इन एनिमल्स नर्वस एंड हार्मोनल कंट्रोल कॉन्स्टिट्यूट न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम. अब हमारी बात की जाए एनिमल्स की, तो एनिमल्स के अंदर नर्वस सिस्टम और जो हार्मोनल सिस्टम है ये दोनों मिलकर क्या कहलाएंगे, न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम. और बायो की वो ब्रांच जिसमें हम न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम को ही स्पेसिफिकली स्टडी करते हैं वो ब्रांच जानी जाती है न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी के नाम से.
यहाँ पे मैंने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू आपको नर्वस सिस्टम और मस्कुलर टिश्यू के बारे में थोड़ा सा लिटरली जानकारी देने की कोशिश की है। आपने 9th क्लास में स्टडी कर रखा है कि जो मसल टिश्यूज़ हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट स्केलेटल मसल्स, दीज आर द वॉल्यूंटरी मसल्स, एंड सेकंड स्मूथ मसल्स, दीज आर द partially voluntary and partially involuntary muscles, and finally cardiac muscles, and these are cardiac muscles which present in the heart, and totally involuntary muscles, ये फाइनली कैसी होती है, इनवॉल्यूंटरी होती है, यानी इनके कार्यों के ऊपर ब्रेन का कोई कंट्रोल नहीं होता। नर्वस सिस्टम की बात की जाए तो नर्वस सिस्टम हमारा 3 भागों में डिवाइड है। पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को इंक्लूड किया जाता है। दूसरा जो है वो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसमें ब्रेन से निकलने वाली क्रेनियल नर्व और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली स्पाइनल नर्व को इंक्लूड किया जाता है। थर्ड जो है वो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसमें सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम्स को इंक्लूड किया जाता है। इन सबको हम डिटेल में इसी चैप्टर में जो आगे नेक्स्ट वीडियोस हम अपलोड करेंगे उनके अंदर डिस्कस करेंगे। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है स्टिमुलस। ये 1-1, 2-2 नंबर की डेफिनेशंस हैं जिनको समझना, कंसेप्ट क्लियर करना बायो के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हमारे कंसेप्ट एक के बाद में एक क्लियर होते जाते हैं तो बायो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी गोइंग, लर्निंग में सीखने को हमारे लिए ईजी हो जाती है। तो सबसे पहले जो बात है वो है स्टिमुलस की, कि व्हाट इज द स्टिमुलस। इट इज़ एन एजेंट। स्टिमुलस को आप एजेंट मान सकते हैं, फैक्टर मान सकते हैं, केमिकल और चेंज मान सकते हैं, जो कहाँ होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरमेंट में होता है, विच ब्रिंग्स अबाउट अ रिएक्शन इन द ऑर्गेनिज्म। और ये वही है जिसके कारण कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म किसी न किसी प्रकार की रिएक्शन करता है। रेस्पॉन्स की बात करें कि रेस्पॉन्स क्या होता है, तो रेस्पॉन्स को हम हिंदी में कहते हैं प्रतिक्रिया। यानी जब हमें कोई शरीर में स्टिमुलस देगा तो उसके विपरीत जो हम प्रतिक्रिया करेंगे वही रेस्पॉन्स होगा। जैसे किसी ने हमारी बॉडी के ऊपर एसिड डाला तो एसिड हमारे लिए क्या था, स्टिमुलस था, और उस एसिड की 2 ड्रॉप्स बॉडी के ऊपर आते ही हमने हाथ या पैर को पीछे किया, वो हमारा रेस्पॉन्स था। तो ईच एंड एवरी स्टिमुलस के अगेंस्ट हमारी बॉडी वेरियस टाइप की रेस्पॉन्सेज को शो करती है। नेक्स्ट है रेसेप्टर्स। रेसेप्टर्स का मतलब रिसीव करने वाले। हमारे बॉडी के अंदर ऐसे रिसेप्टर्स हैं जो स्टिमुलस को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। रेसेप्टर्स आर सेल्स, ये सेल्स हो सकती हैं, टिश्यूज हो सकते हैं, ऑर्गन्स हो सकते हैं, विच आर कैपेबल ऑफ रिसीविंग पर्टिकुलर स्टिमुलस, जो स्टिमुलस को क्या करेंगे, रिसीव करेंगे, एंड इनिशिएट इम्पल्स टू बी पिक्ड अप बाय सेंसरी नर्व्स। और जो हमारी सेंसरी नर्व्स हैं, सेंसरी नर्व्स कहाँ से कहाँ तक जाती हैं, सेंसरी नर्व्स जाती हैं हमारे रेसेप्टर से लेकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। तो रेसेप्टर्स तो क्या करेंगे, स्टिमुलस को रिसीव कर लेंगे और वो स्टिमुलस को देंगे सेंसरी नर्व्स को, और सेंसरी नर्व्स उनको लेकर जाएंगी सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। इम्पल्सेस की बात की जाए, इट इज सेल्फ प्रोपागेटेड इलेक्ट्रिकल करंट। सेल्फ प्रोपागेटेड का मतलब अपने आप बनने वाला। ये अपने आप बनने वाला एक प्रकार का इलेक्ट्रिकल करंट है दैट रन अलोंग द सरफेस ऑफ द नर्व फाइबर, जो किसके थ्रू रन करता है, नर्व फाइबर के थ्रू रन करता है फॉर पैसेज फॉर इन्फॉर्मेशन। और किसको पैसेज करता है, किसको आगे से आगे प्रोसीड करता है, एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को जो हमारे ब्रेन तक हमें पहुंचानी है। नेक्स्ट है इफेक्टर। इफेक्टर ऑर्गन्स क्या होते हैं, दीज आर मसल, ग्लैंड्स, टिश्यूज और सेल्स। ये या तो मसल्स हो सकती हैं, या ग्लैंड्स हो सकती हैं, या टिश्यूज हो सकते हैं, या सेल्स हो सकती हैं, विच एक्ट इन रेस्पॉन्स टू अ मैसेज, जो किसके अगेंस्ट वर्क करेगी। जैसे ही उन्हें मैसेज मिलेगा उस मैसेज के लिए वो कोई ना कोई पर्टिकुलर फंक्शन करेगी, कोई ना कोई पर्टिकुलर वर्क करेगी। और ये जो मैसेज है ये इनको मिलेगा कहाँ से, नर्वस सिस्टम के थ्रू इनको वो मैसेज दिया जाएगा। सेंसरी रेसेप्टर्स की बात करें कि हमारी बॉडी में सेंसरी रेसेप्टर्स क्या हैं, तो सेंसरी रेसेप्टर्स वो रेसेप्टर्स होते हैं जो सेंसेस को कैच करते हैं। तो प्रीवियस जो अर्ली क्लासेस थी 5th, 6th, 7th, उनमें आपने पढ़ा है कि हमारी बॉडी के अंदर 5 सेंसेस होते हैं या 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जो पर्टिकुलर टच के लिए, स्मेल के लिए, टेस्ट के लिए, हियरिंग के लिए और साइट के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। यहाँ पर हम थोड़ा सा और इंक्रीज करके रेसेप्टर्स की डिटेल स्टडी करेंगे। तो जो पहला रेसेप्टर है वो है फोटो रेसेप्टर। फोटो रेसेप्टर क्या होता है, कहाँ होता है, तो बेसिकली नोट्स के फॉर्म में मैंने मेन पॉइंट्स को इसमें इंक्लूड किया है। तो नंबर 1 आपको याद रखना है कि फोटो रिसेप्टर्स आर दोज रिसेप्टर्स विच डिटेक्ट द लाइट। सबसे पहले बात आपको ये याद रखनी है कि फोटो रिसेप्टर वो रिसेप्टर होता है जो किसको डिटेक्ट करता है, लाइट को डिटेक्ट करता है। डिटेक्ट का मतलब पता लगाना, जिसकी वजह से हमें लाइट का पता लगता है। एंड फॉर्म इमेजेस, और क्या बनती हैं, इमेजेस बनती हैं। दे अकर इनसाइड द आईज, और ये होते कहाँ पर हैं, आईज के अंदर होते हैं। सेकेंड, गस्टेटरी रेसेप्टर्स डिटेक्ट टेस्ट। ये किसको डिटेक्ट करेंगे, किसका पता लगाएंगे, टेस्ट का पता लगाएंगे। लोकेटेड इन टेस्ट बड्स, कहाँ पर होंगे, टेस्ट बड्स के अंदर होंगे। एंड अदर पार्ट ऑफ बक्कल कैविटी, जो हमारा माउथ है उसके अदर पार्ट्स में भी हो सकते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें टंग के नीचे, टंग के ऊपर, या लेटरल कंडीशंस ऑफ द बक्कल कैविटी, कहीं पर भी ये पाए जा सकते हैं।
यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू मैंने और रिसेप्टर्स और सेंसेशंस की बात की है। तो सेंसरी रिसेप्टर्स जो होते हैं वो डिटेक्ट करते हैं चेंजेस को, ट्रिगर यानी बढ़ाते हैं नर्व इम्पल्सेस को। 5 जनरल टाइप्स अगर हम बात करें रिसेप्टर्स की, तो उसमें फर्स्ट है कीमो रिसेप्टर जो स्पेसिफिकली किसी केमिकल के लिए वर्क करेगा, पेन रिसेप्टर जो पेन के लिए वर्क करेगा, थर्मो रिसेप्टर जो टेम्परेचर से रिलेटेड होगा, मैकेनो रिसेप्टर जो मैकेनिकल स्ट्रेस से रिलेटेड होगा, और फोटो रिसेप्टर जो कि पर्टिकुलर भी हमने बात किया किसी न किसी इमेजेस या आई से रिलेटेड होगा। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर है, और ये हमने यहाँ पे डायग्राम भी देखे कि इनके डायग्राम किस तरीके से होते हैं। तो देखिए ये विजन का रिसेप्टर है, ये हियरिंग का रिसेप्टर है, ये स्मेल का रिसेप्टर है, ये टेस्ट का रिसेप्टर है, और ये टच के रिसेप्टर हैं। थर्ड है थर्मो रिसेप्टर। आपको पता है ये थर्मो रिसेप्टर क्या करेगा, पता लगाएगा हीट और कोल्ड का, और लोकेटेड कहाँ पर होगा, स्किन में। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर डिटेक्ट करेगा स्मेल को, स्मेल का पता लगाएगा, लोकेटेड होगा ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम इन नेजल कैविटी, ये जो हमारी नाक की जो कैविटी होती है, नेजल जो चैम्बर्स होते हैं वहाँ पर ये प्रेजेंट होगा। फोनो रिसेप्टर डिटेक्ट करेगा साउंड को, और लोकेटेड होगा इनर ईयर में। एक जो फ्लो चार्ट है उसके थ्रू आपको कुछ बात बताने की कोशिश की गई है, जिसमें देखिए कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है एनिमल्स के अंदर वो 2 प्रकार से कंट्रोल होता है, या तो नर्वस सिस्टम के थ्रू या एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू। एंडोक्राइन सिस्टम में हार्मोन सीक्रेट किए जाते हैं ग्लैंड्स के द्वारा, जितने भी ग्लैंड्स हैं वो वेरियस टाइप के हार्मोन्स को सीक्रेट करेंगी। और नर्वस टिश्यू जो है उसमें रिफ्लेक्स एक्शन भी होता है, तो रिफ्लेक्स एक्शन के जो पाथ बनेगा उसको हम कहेंगे रिफ्लेक्स आर्क, जिसको हम लेटर वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके अंदर जो 2 पार्ट होंगे वो होंगे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। टीएनएस के अंदर न्यूरॉन्स होंगी, और न्यूरॉन्स भी कितने प्रकार की होंगी, या तो वो सेंसरी हो सकती हैं या वो मोटर हो सकती हैं। और प्लांट्स की अगर पर्टिकुलर बात की जाए तो प्लांट्स में सिर्फ और सिर्फ हार्मोन्स ही होते हैं जो ये फंक्शन करते हैं। और ये हार्मोन जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, या तो वो ग्रोथ प्रमोट करेंगे या ग्रोथ को इनहिबिट करेंगे। और प्लांट्स के अंदर जो मूवमेंट होती है वो भी 2 टाइप्स की होती है, ट्रॉपिक और नास्टिक। ट्रॉपिक मूवमेंट जो होती है वो डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ में होती है, और नास्टिक जो होती है वो इंडिपेंडेंट होती है। वो किससे इंडिपेंडेंट होती है, स्टिमुलस से। यानी कि ट्रॉपिक मूवमेंट में तो कोई ना कोई स्टिमुलस दिया जाएगा, उसके लिए प्लांट मूव करेगा, और नास्टिक मूवमेंट में कोई स्टिमुलस नहीं होगा, वो इंडिपेंडेंट होगा उस स्टिमुलस के द्वारा। 6 जो है वो है स्टेटोरिसेप्टर। स्टेटोरिसेप्टर क्या होता है, डिटेक्ट चेंजेस इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के अंदर वो क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं चेंजेस को, कि हमारी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड्स हैं, जो मटेरियल्स हैं, उनका जो मतलब एक तरीके से वॉल्यूम है वो फिक्स है या नहीं है, उस चेंज को वो डिटेक्ट करेंगे। लोकेटेड इनर ईयर, और ये प्रेजेंट कहाँ पर होते हैं, इनर ईयर में। आपको यहाँ पर ये भी बताना है कि जो हमारा ईयर है वो 2 फंक्शन करता है, एक तो हियरिंग का करता ही है, सुनने का काम करता ही है, प्लस ये बॉडी का बैलेंस भी बनाता है। टैंगो रिसेप्टर्स की बात करें तो टैक्टाइल और टच रिसेप्टर। टैंगो रिसेप्टर जो होते हैं वो टैक्टाइल और टच रिसेप्टर होते हैं, जो टच का पता लगाते हैं, प्रेजेंट होते हैं स्किन में। पेन एंड प्रेशर रिसेप्टर्स जो होते हैं वो स्किन में ही होते हैं, और डीपर टिश्यूज में पाए जाते हैं। डीपर टिश्यूज का मतलब बहुत अंदर तक घुसकर ये पाए जाते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन और नर्व सेल। इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम दैट इज स्पेशलाइज्ड टू रिसीव, कंडक्ट एंड ट्रांसमिट इम्पल्सेस। डेफिनेशन तो हम बहुत पहले ही क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, तो डेफिनेशन कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है। डेफिनेशन की बात की जाए तो सिर्फ इतनी सी बात करनी है कि दीज आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। बात खत्म हुई। लेकिन अगर इसके फंक्शंस की बात की जाए तो कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम्स होते हैं उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फॉर्मेट के अंदर आपको ये कहीं ना कहीं फंक्शन याद रखने हैं कि एक नर्व सेल के कितने फंक्शन हो सकते हैं। तो नर्व सेल के 3 फंक्शंस हो सकते हैं, या तो ये किसी स्टिमुलस को रिसीव करेगी, या उस इम्पल्स को कंडक्ट करेगी, या इस इम्पल्स को ट्रांसमिट करेगी। नर्व सेल इज वेरी लॉन्ग, समटाइम रीचिंग 19 to 100 सेंटीमीटर। हमारी बॉडी की जो सबसे लॉन्गेस्ट सेल है वो नर्व सेल ही है, और लगभग कभी कभी इसकी जो डायमीटर सर शेप है वो 19 to 100 सेंटीमीटर तक भी एक्सटेंड कर जाता है। अ न्यूरॉन है 3 पार्ट्स, सेल बॉडी डेंड्राइट एंड एक्सॉन। एक न्यूरॉन के 3 पार्ट्स हो सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। वो 3 पार्ट्स क्या हो सकते हैं, नंबर 1 हो सकता है सेल बॉडी, जिसको हम साइटॉन के नाम से जानते हैं। सेकंड हो सकता है डेंड्राइट, और थर्ड हो सकता है एक्सॉन। द टर्म न्यूराइट्स, ये न्यूराइट जो टर्म है, न्यूराइट्स, ये इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। द टर्म न्यूराइट्स इज यूज फॉर बोथ डेंड्राइट एंड एक्सॉन। अगर डेंड्राइट और एक्सॉन को ज्वाइंट फॉर्म में आपको बोलना है तो आप उसके लिए क्या टर्म यूज करोगे, न्यूराइट्स। सेल बॉडी और साइटोन की बात कीजिए। दैट कंटेन सेंट्रल न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड वेरियस सेल ऑर्गेनल एक्सेप्ट सेंट्रियोल। ये साइटोन जो है ये राउंड स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, साइटोप्लाज्म पाया जाता है, और बहुत सारे ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ किसको छोड़कर, सेंट्रियोल को छोड़कर। यानी इसमें सेंट्रियोल नहीं पाया जाता। बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ सेंट्रियोल न्यूरॉन कांट डिवाइड। और हमें पता है कि हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसी सेल है जो कभी डिवाइड ही नहीं करती, वो होती है न्यूरॉन। और आपसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि न्यूरॉन आगे कभी डिवाइड नहीं करती, ऐसा रीजन क्या है? तो आपको पता होना चाहिए कि न्यूरॉन के अंदर बाकी सभी सेल ऑर्गेनल होते हैं सिवाय सेंट्रियोल को छोड़ के। तो सेंट्रियोल न होने के कारण न्यूरॉन कभी भी डिवाइड नहीं करती।
करेंगे। इंजर्ड न्यूरॉन आर नाइदर रिप्लेस नॉर रिपेयर्ड। जो भी न्यूरॉन हमारी इंजर्ड होगी, घायल होगी या एक तरीके से कह सकते हैं कि वुंड हो जाएगा उसमें, तो ना तो वो रिपेयर हो सकती है ना ही वो रिप्लेस हो सकती है। न्यूक्लियस इज लार्ज विद द प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस में एक बहुत बड़ी न्यूक्लियोलस पाई जाएगी। आपको पता है न्यूक्लियोलस क्या होती है? जो न्यूक्लियोलस होती है वो न्यूक्लियस के फंक्शंस को भी कंट्रोल करने का वर्क करती है। स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन सेल बॉडी आर स्मॉल राइबोसोम कंटेनिंग निस्सल ग्रेन्यूल एंड फाइन फाइब्रिल कॉल्ड न्यूरल फाइब्रिल। उसके अलावा इसके अंदर राइबोसोम से बनी हुई, राइबोसोम पाई जाने वाली छोटी छोटी ग्रेन्यूल्स होंगी जिनको निस्सल ग्रेन्यूल कहेंगे, और छोटे छोटे फाइब्रिल्स, धागे जैसी स्ट्रक्चर्स निकलेंगी जिनको न्यूरोफाइब्रिल्स हम कहेंगे। सेकेंड जो स्ट्रक्चर है वो है डेंड्राइट। दे आर फाइन ब्रांच प्रोसेस ऑफ द सेल बॉडी। सेल बॉडी से छोटे छोटे धागे जैसे स्ट्रक्चर्स निकलेंगे दैट पिकअप सेंसेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि ये सेंसेशंस को क्या करेगा? पिकअप करेगा। और ये सेंसेशन किस रूप में आ सकते हैं? फिजिकल फॉर्म में आ सकते हैं, मैकेनिकल फॉर्म में आ सकते हैं, इलेक्ट्रिकल के फॉर्म में आ सकते हैं और केमिकल फॉर्म में आ सकते हैं। एंड ट्रांसमिट द सेम टू द सेल बॉडी, और उनको रिसीव करके सेल बॉडी को ट्रांसफर कर देगा। डेंड्राइट कंटेन निस्सल ग्रेन्यूल न्यूरोफाइब्रिल। तो डेंड्राइट के अंदर भी निस्सल ग्रेन्यूल पाई जाती हैं और न्यूरोफाइब्रिल्स भी पाए जाते हैं। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट है इसका वो है एक्सॉन। इट इज लॉन्ग फाइबर लाइक साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस। ये बहुत ही लंबा पार्ट होता है दैट कैरीज इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। जो इम्पल्स को सेल बॉडी से लेकर कहाँ जाता है? दूर तक जाता है। एक्सॉन टर्मिनल आर ऑफन नॉब लाइक। नॉब का मतलब घुंडी, कोई भी गोल जो स्ट्रक्चर होती है उसको हम कहते हैं नॉब। तो जो एक्सॉन का टर्मिनल है, लास्ट पार्ट है, वो नॉब लाइक होता है, घुंडी जैसा होता है। और इसको लिए हम स्पेसिफिक टर्म यूज करते हैं सिनेप्टिक नोड। अ नर्व फाइबर हैविंग माइलिन इज कॉल्ड माइलिनेटेड और मेडुलेटेड। अगर नर्व फाइबर के ऊपर माइलिन की शीट पाई जाती है, शीट का मतलब कवरिंग, माइलिन का मतलब होता है शीट या कवरिंग। अगर नर्व फाइबर के ऊपर माइलिन शीट पाई जाती है तो उस नर्व फाइबर का नाम होता है माइलिनेटेड और मेडुलेटेड। ए नर्व फाइबर दैट डज नॉट पॉसेस माइलिन इज नोन एज नॉन माइलिनेटेड और नॉन मेडुलेटेड। अगर उसके ऊपर माइलिन शीट नहीं है तो उसको हम बोलेंगे नॉन माइलिनेटेड या नॉन मेडुलेटेड। माइलिनेटेड नर्व फाइबर आर मोर एफिशिएंट इन ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस देन नॉन माइलिनेटेड। अब आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा प्रभावी कौन सा होता है? एफिशिएंट का मतलब प्रभावी, तो सबसे ज्यादा प्रभावित होता है माइलिनेटेड। किसके कंपेयर में? नॉन माइलिनेटेड के कंपेयर में। ए इंटरवल दे बियर अनमाइलिनेटेड एरियाज कॉल्ड नोड ऑफ रेनवियर। और जो माइलिनेटेड है उनके बीच में इंटरवल पाए जाते हैं, गैप पाए जाते हैं, और उन गैप्स को हम कहते हैं नोड ऑफ रेनवियर। यहाँ से आपको डायग्राम के थ्रू सारी बातें अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगी। अभी हमने बात की डेंड्राइट्स क्या होते हैं, प्रोसेसेस होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं साइटोन की, जो क्या करती हैं? सेंसेशंस को डिटेक्ट करती हैं या फिर उनको सेंसेशंस को रिसीव करती हैं। ये न्यूक्लियस है जो बहुत बड़ा है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है सेल बॉडी के अंदर। सेल बॉडी है जिसका दूसरा नाम क्या है? साइटोन। और ये एक्सॉन आपको एक सिंगल प्रोसेस दिख रहा है जिसके ऊपर माइलिन की शीट पाई जा रही है, और जहाँ जहाँ माइलिन की शीट नहीं है वहाँ पे गैप है, और उन गैप को नाम दिया रेनवियर, नोड या नोड ऑफ रेनवियर। और एक्सॉन के जो टर्मिनल्स हैं आपको ये देखिए नोब लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, इसको कहते हैं सिनेप्टिक नोब। और इन सिनेप्टिक नोब्स में एक केमिकल भरा रहता है, उनको कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। उस केमिकल को क्या कहते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर। अभी आगे उसकी बात करेंगे। टाइप ऑफ न्यूरॉन के ऊपर आते हैं। तो न्यूरॉन कितने प्रकार की हो सकती है? न्यूरॉन 3 प्रकार की हो सकती है। वो सेंसरी हो सकती है, मोटर हो सकती है, कनेक्टर हो सकती है। ए सेंसरी और एफरेंट न्यूरॉन पिक अप सेंसेशन फ्रॉम रिसेप्टर एंड ट्रांसमिट द सेम टू अदर पार्ट लाइक सेंट्रल नर्वस सिस्टम। आपको सिर्फ कंसेप्ट याद करना है कि सेंसरी का दूसरा नाम क्या होता है? एफरेंट। और ये क्या करती है? ये जो भी आपके मैसेजेस हैं या सेंसेशन है उनको पिक करती है रिसेप्टर से और पहुंचाती है कहाँ तक? CNS तक पहुंचाती है। ये बात आपको याद रखनी है कि सेंसरी न्यूरॉन वो न्यूरॉन होती हैं जो आपके सेंसेशंस को रिसीव करेंगी रिसेप्टर से और पहुंचाएंगी CNS तक। इनका दूसरा नाम होता है एफरेंट न्यूरॉन। अब मोटर और इफरेंट न्यूरॉन। मोटर का दूसरा नाम क्या होगा? इफरेंट न्यूरॉन। कैरीज मैसेज टू द मसल। ये मैसेज को कैरीज करेंगी मसल तक, ग्लैंड तक और ऑर्गन तक, ताकि क्या हो? कोई ना कोई पर्टिकुलर फंक्शन प्ले किया जाए। और जो कनेक्टर न्यूरॉन है, जिनको इंटर न्यूरॉन भी कहते हैं, इज स्पेशल न्यूरॉन विच पासेस द मैसेज फ्रॉम सेंसरी न्यूरॉन टू मोटर न्यूरॉन। ये बीच का एक ज्वाइनिंग पार्ट है, कनेक्टिव पार्ट है, जो सेंसरी न्यूरॉन्स के मैसेज को कहाँ तक पास करेगा? मोटर न्यूरॉन्स तक पास करेगा। तो डायग्रामेटिक फॉर्म में मैंने आपको तीनों ही न्यूरॉन्स को अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है। ये फर्स्ट जो आपको डायग्राम दिख रहा है ये सेंसरी न्यूरॉन है। सेंसरी न्यूरॉन में डेंड्राइट्स ने कैच किया, डायरेक्शन किया और एक्सॉन तक पहुंचाया, सेल बॉडी तक आए। और उसके बाद में ये देखिए इंटर न्यूरॉन जो है, ये वाली इंटर न्यूरॉन क्या कर रही है? इन दोनों को कनेक्ट करने का काम कर रही है। ये नीचे आपकी मोटर न्यूरॉन है, तो मोटर न्यूरॉन तक मैसेज आ रहे हैं। तो मैसेज रिसीव किसने किया? सेंसरी न्यूरॉन ने।
इंटर न्यूरॉन ने उसको पास किया और कहाँ तक पास किया, मोटर न्यूरॉन तक। तो इस तरीके से ये तीनों न्यूरॉन्स आपस में कनेक्टेड रहती हैं और कनेक्टेड रहकर हमारी बॉडी के अंदर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का वर्क प्ले करती हैं। साइनेप्स की बात करें कि व्हाट इज द साइनेप्स, तो इट इज द नैरो गैप कंटेनिंग कम्युनिकेटिंग जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन। दो न्यूरॉन्स के बीच में जो गैप होता है उस गैप को ही हम सिनेप्स कहते हैं। वेयर एन एक्सॉन टर्मिनल कम इन नियर कॉन्टेक्ट विद डेंड्राइट टर्मिनल ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन। और ये गैप बनता किसके बीच में है, पहली न्यूरॉन का तो होना चाहिए एक्सॉन और दूसरे न्यूरॉन का होना चाहिए डेंड्राइट। इन दोनों के बीच में जो गैप बनेगा वो गैप ही क्या कहलाएगा, साइनेप्स कहलाएगा। एक्सॉन टर्मिनल इज एक्सपांडेड फ्रॉम अ प्री सिनेप्टिक नोड, द डेंड्राइट टर्मिनल इज स्लाइटली ब्रॉडन्ड एंड डिप्रेस्ड टू फॉर्म प्री सिनेप्टिक डिप्रेशन। जो ये एक्सॉन टर्मिनल है ये एक्सपेंड होगा, ये बढ़ जाएगा, किस रूप में बढ़ जाएगा, प्री सिनेप्टिक नोड के रूप में बढ़ जाएगा और प्री सिनेप्टिक रूप में बढ़ के ये ब्रॉडन्ड और डिप्रेस होगा और ये प्री सिनेप्टिक डिप्रेशन कहलाएगा। अ नैरो फ्लूइड फिल्ड स्पेस कॉल्ड सिनेप्टिक क्लेफ्ट, इसके अंदर एक बहुत बड़ा स्पेस पाया जाएगा, खाली स्थान पाया जाएगा जिसको हम सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहेंगे। और इस सिनेप्टिक क्लेफ्ट में क्या होगा, एज द इम्पल्स रीचेज द प्री सिनेप्टिक नोड इट स्टिमुलेट रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। इसमें से न्यूरोट्रांसमीटर निकलेंगे। अभी मैंने बताया था न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल्स होते हैं जो कि सिनेप्टिक क्लेफ्ट में या सिनेप्टिक नोड में भरे हुए पाए जाते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल कम इन कॉन्टैक्ट विद मेम्ब्रेन ऑफ पोस्ट सिनेप्टिक डिप्रेशन, और ये न्यूरोट्रांसमीटर दूसरी मेम्ब्रेन की जो दूसरे जो न्यूरॉन है उसकी मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आएंगे। इट फंक्शन एज स्टिमुलस, ये कैसे वर्क करेंगे, स्टिमुलस की तरह, एंड प्रोड्यूसेस एंड इम्पल्सेस इन डेंड्राइट पार्ट ऑफ द सेकंड न्यूरॉन, और सेकंड न्यूरॉन के अंदर इम्पल्स को जनरेट करेंगे। यहाँ पर डायग्रामेटिक फॉर्म में मैंने आपको सारा एक्सप्लेन किया है। ये एक्सॉन आपको दिखाई दे रही है, एक्सॉन का टर्मिनल दिखाई दे रहा है, इसमें सिनेप्टिक वेसिकल्स दिखाई दे रही हैं, ये प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन दिखाई दे रही हैं, सिनेप्टिक क्लेफ्ट यानी खांच दिखाई दे रही है, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है, रिसेप्टर्स दिखाई दे रहे हैं जो रिसीव करेंगे। और यहाँ पर ये केमिकल को शो किया हुआ है, ये केमिकल है न्यूरोट्रांसमीटर। जो न्यूरोट्रांसमीटर क्या करता है, मैसेजेस को एक न्यूरॉन से लेकर जाता है दूसरे न्यूरॉन में। तो इस तरीके से ये सिनेप्स का डायग्राम हो गया। नेक्स्ट, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को आगे से आगे शेयर जरूर करें, और वीडियो कैसा लगा इसके लिए जो भी आपके रेस्पॉन्सेज हैं वो कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं। स्टे होम, स्टे सेफ, हैव अ नाइस डे।